नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में घिरी मोदी सरकार की, कॉकरोच जनता पार्टी की बड़ी चेतावनी की। कि आप युवाओं को हैरास करना बंद करिए, युवाओं को इस तरीके से टारगेट करना बंद करिए। देखेंगे यूथ कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए क्या बड़े खुलासे। ये ट्रक उस दिन यहाँ पे कैसे था, पुलिस को पता नहीं था, यहाँ हर जगह बैरिकेड थे, पूरा हाई अलर्ट था, ये ट्रक यहाँ कैसे पहुंचा। धर्मेंद्र प्रधान के राज्य में कैसे लीक हुआ एक और पेपर, जानेंगे बीजेपी को लगा क्या बड़ा झटका। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार का चर्चित भरत तिवारी मुठभेड़ मामला, जांच टीम ने एसटीएफ जवान अक्षय कुमार को किया गिरफ्तार। अक्षय पर भरत तिवारी के सरेंडर के बाद गोली मारने का लगा था आरोप। दिल्ली हिंसा मामला, आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब, 2 हफ्ते का दिया वक्त। मेटा इंडिया पर हुई बड़ी कार्रवाई, प्रमुख अरुण श्रीनिवास के खिलाफ दर्ज हुआ एफआईआर, पीएम मोदी से जुड़ा है मामला। महिला बॉक्सिंग के फाइनल में पहुंची प्रीति पवार, गोल्ड मेडल से अब बस एक कदम दूर, 5-0 की जीत के साथ फाइनल में मारी धमाकेदार एंट्री। और शेयर बाजार में तेजी, 166 अंकों की बढ़त के साथ 78,094 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 66 अंकों की बढ़त के साथ 24,383 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद के मानसून सत्र में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। विपक्ष ने छात्रों के संसद कूच के दौरान उन पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। वो गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए हैं, लेकिन गृह मंत्री सदन में ही नहीं आ रहे, जिससे विपक्ष का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उनकी तरफ से बार बार छात्रों का मुद्दा उठाया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। संसद का ये मानसून सत्र मोदी सरकार पर बहुत भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। गृह मंत्री अमित शाह की कुर्सी संकट में आ गई है। युवाओं की नाराजगी, जंतर मंतर पर उनके प्रदर्शन ने पहले ही सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। और अब संसद में जिस तरह विपक्ष छात्रों के मुद्दे को उठा रहा है, उससे सरकार के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। 20 जुलाई को छात्रों के संसद कूच के दौरान उन पर हुए लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर दी है। और जिस तरह गृह मंत्री सदन की चर्चा से दूरी बनाए हुए हैं, प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कार्रवाइयां चल रही हैं, उस पर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से सवाल करते हुए कहा कि मोदी जी, 10 दिन पहले आपकी सरकार ने युवाओं का लाठी डंडे पैलेट गन से दमन किया। जब छात्रों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया तो अब आप बदले की भावना से उन पर एफआईआर करवा रही हैं, जबरन हिरासत में ले रही हैं। युवाओं ने आंदोलन इस शर्त पर वापस लिया कि उन पर कार्रवाई नहीं होगी। अब आपकी सरकारें अपनी ही जुबान से पलट गई हैं। अहंकार इतना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद सदन में कदम तक नहीं रखा। अकाउंटेबिलिटी के स्टेटमेंट से डरते हैं। अब ये सब फेस सेविंग इमेज प्रोटेक्शन के हथकंडे नहीं चलेंगे। युवा आपका सच जान चुका है। थोड़ी सी भी शर्म बची है तो अमित शाह का इस्तीफा लीजिए। वहीं राहुल गांधी ने भी मोदी शाह का नाम लेते हुए चेताया है कि आप भारत का अतीत हैं। भारत के भविष्य के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, इसे लेकर सावधान रहें। इसके साथ ही कांग्रेस ने केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के संसद में दिए गए बयान को लेकर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया है। इसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि लोकसभा में जवाब देते हुए मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन को बताया कि घटना के दौरान कोई गोलीबारी नहीं हुई थी। कोई मंत्री सदन को इस तरह गुमराह कैसे कर सकता है। छात्र इसके बारे में जानते हैं और देश भी इसके बारे में जानता है। अब वो कह रहे हैं कि इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये मंत्री का गुमराह करने वाला बयान है, इसलिए मैंने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया। आप जानते हैं कि जितेंद्र सिंह ने ही सरकार की तरफ से संसद में एंटी पेपर लीक बिल पेश किया था और विपक्ष के सवालों का जवाब दिया था। इस दौरान उन्होंने सरकार का बचाव करते हुए विपक्ष के तमाम दावों को खारिज किया था और ये बताने की कोशिश की थी कि युवाओं के हित में मोदी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। लेकिन अब अपने बयानों को लेकर ही वो कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। आपको याद होगा, सरकार ने पहले नीट पेपर लीक को भी मानने से इनकार कर दिया था और अब कांग्रेस का आरोप है कि गोलीबारी की घटना से इनकार करना सदन को गुमराह करना है। विपक्ष के इन तीखे हमलों के बीच लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते स्थगित हो गई। प्रश्नकाल के बाद जब 12 बजे चर्चा के लिए कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो इस दौरान सरकार की तरफ से जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। विपक्षी दलों की नारेबाजी के बीच बिना किसी चर्चा के ही ये बिल लोकसभा से पारित हो गया। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही भी शुरू होते ही खत्म हो गई। विपक्ष के इन तेवरों को देखते हुए अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या प्रधान के बाद शाह का भी इस्तीफा होगा।
छात्रों पर कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, तो सरकार पर कॉकरोच जनता पार्टी के हमले भी थमते नजर नहीं आ रहे। कहा जा रहा है कि सीजेपी दोबारा प्रदर्शन के लिए लौट सकती है और अब सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने भी केंद्र की मोदी सरकार को बड़ी चेतावनी दे दी है। देखिए ये रिपोर्ट। 1 महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर चला युवाओं का आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन कभी भी ये फिर से शुरू हो सकता है और इस बार प्रदर्शन की वजह होगी मोदी सरकार का अपने वादे से पलट जाना। आपको याद होगा कि जब सरकार और युवाओं के बीच बातचीत हुई थी, तब 28 जुलाई तक सरकार की तरफ से समझौते को लिखित तौर पर देने की बात कही गई थी, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पेपर लीक से पीड़ित परिवारों को मुआवजा और प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुई FIR को वापस लेना शामिल था। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यहाँ तो छात्रों की पहचान कर उन पर एक्शन लिया जा रहा है। ऐसे में अब देश में एक नए आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने तो सरकार बदलने की बात तक कह दी है। दिपके ने साफ कहा कि अगर सरकार ने अपने तरीके नहीं बदले तो छात्र इस सरकार को बदल सकती है। उन्होंने कहा, अलग अलग राज्यों में पुलिस छात्रों के घर जा रही है और उन्हें परेशान कर रही है। उन्हें हिरासत और गिरफ्तारी से डराया जा रहा है। वो आतंकवादी नहीं है, वो इस देश के भविष्य है। अगर सरकार ने देश के भविष्य को इसी तरह प्रताड़ित करना जारी रखा तो अभी हमने सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है, अगर परेशान करना जारी रहा तो कल छात्र सरकार भी बदल देंगे। दिपके ने साफ कहा कि सरकार ऐसे हालात पैदा कर रही है कि हम दोबारा विरोध पर बैठ जाएंगे, क्योंकि छात्र सिर्फ प्रधान से नाराज नहीं थे, बल्कि उन्हें पूरी सरकार पर गुस्सा है। न सिर्फ दिपके बल्कि सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ दास ने भी सरकार को चेतावनी दी है। प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपशब्दों का इस्तेमाल करने पर नोएडा की एक लड़की के खिलाफ FIR दर्ज होने के मामले पर सौरभ दास ने कहा, बीजेपी MPs जो 50% लोकसभा में MPs बैठे हुए उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकॉइटी, ये सब चीजों का। तो उस पर तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। किसी ने 1-2 गाली बक दी उस पर, अगर आप ऐसे करके उनको टारगेट करोगे, आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो, आप एक टारगेट करके उनका एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हो। आप युवाओं को हैरास करना बंद करिए, युवाओं को इस तरीके से टारगेट करना बंद करिए एंड ये जो लड़की है उसको भी आप अकेले छोड़ दीजिए। ऐसे पुलिस का दुरुपयोग करना इन सारे ऐसे मामलों में ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है किसी के लिए भी। ऐसे में अब मोदी सरकार बुरी तरह घिरती हुई नजर आ रही है। देश में एक बार फिर बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट से चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो प्रदर्शनकारी छात्रों के संसद कूच के दौरान उन पर हुए लाठीचार्ज को लेकर भी विवाद बढ़ता जा रहा है। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और अब कांग्रेस ने सारे सबूतों के साथ सरकार को घेर लिया है। जंतर मंतर पर पत्थरों से लदे ट्रक को लेकर उसने सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जंतर मंतर पर हुए युवाओं के आंदोलन ने मोदी सरकार की नींव हिला दी है। शिक्षा व्यवस्था की खामियों के लिए युवाओं ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया है और अब गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग उठ रही है, क्योंकि 20 जुलाई को जब प्रदर्शनकारी छात्रों ने संसद कूच किया तो दिल्ली पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई। पैलेट गन का भी इस्तेमाल हुआ, जिसमें कई छात्र घायल हो गए और अब इसे लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जहां मीडिया के सामने पैलेट गन से घायल युवा के घाव दिखाए, वहीं अब इंडियन यूथ कांग्रेस ने जंतर मंतर पर पत्थरों से लदे ट्रक को लेकर सरकार को घेर लिया है। इसे लेकर IYC अध्यक्ष उदय भानु चिब ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि ये ट्रक पहले जंतर मंतर पर था, फिर वो IYC ऑफिस के बाहर पहुंच गया। चिब ने ये भी बताया कि प्रदर्शन के दौरान कई लोग यूथ कांग्रेस ऑफिस में भी घुस गए थे, वहां भी आंसू गैस के गोले दागे गए थे। इसे लेकर उन्होंने सवाल किया, ये ट्रक उस दिन यहाँ पे कैसे था? पुलिस को पता नहीं था? यहाँ हर जगह बैरिकेड थे, पूरा हाई अलर्ट था। ये ट्रक यहाँ कैसे पहुंचा? किसके कहने पे पहुंचा? किसकी कॉन्स्पिरेंसी पे पहुंचा? चिब ने सीधा सवाल किया है कि क्या सरकार ये चाहती थी कि प्रदर्शन के दौरान उस पत्थर को इस्तेमाल किया जाए और फिर सरकार एक बड़ा क्रैकडाउन करे। उन्होंने इस बात पर भी हैरानी जताई कि हाईकोर्ट में गवर्नमेंट काउंसिल ने कहा कि ये ट्रक प्रदर्शनकारियों से जुड़ा हुआ है। IYC नेताओं ने साफ किया कि ये सिर्फ एक ट्रक का सवाल नहीं है, बल्कि ये जवाबदेही, सच्चाई और कानून के शासन का सवाल है। चिब ने अपनी मांगे आगे रखते हुए कहा है, किसके कहने पे ये हुआ है ये हम सब जानते हैं। एक भी चीज जो है पत्ता हिलता नहीं अमित शाह के कहने के बगैर, जो दिल्ली पुलिस को चलाते हैं, जो होम मिनिस्टर हैं इस देश के। इसलिए हमारी डिमांड है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। साथ ही साथ जितनी भी CCTV फुटेजेस हैं इस एरिया में, ट्रक्स कहां से आया,
पहले कहा था उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है ये जानने के बाद दिल्ली पुलिस या होम मिनिस्ट्री टैंपर करने की कोशिश करेगी वीडियोस को और एविडेंस। अब देखना ये होगा कि इस पर सरकार की तरफ से क्या सफाई आती है। यूथ कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसे लेकर माहौल गरमाया हुआ है। तो देश भर में पेपर लीक के खिलाफ बवाल भी जारी है। मोदी सरकार की लचर शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ युवाओं के आंदोलन के बाद केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन व्यवस्था में सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा। खबर तो यह आ रही है कि अब ओडिशा मेडिकल पीजी परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। इसके बावजूद देश की लचर शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा। पेपर लीक के सिलसिले थमने का नाम नहीं ले रहे। अभी तक नीट पेपर लीक के दोषियों को सजा भी नहीं मिली कि एक और मेडिकल परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। जी हाँ, इस बार ये घटना ओडिशा में घटी है। राज्य में मेडिकल पीजी परीक्षा के दौरान सवालों की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने बताया कि 27 जुलाई को 2023 से 26 बैच के पीजी छात्रों की जनरल सर्जरी की थ्योरी परीक्षा के दौरान ऑल ओडिशा मेडिकल पीजी परीक्षा के प्रश्न पत्र की तस्वीरें व्हाट्सएप पर शेयर की गई। अधिकारियों के मुताबिक ऐसा लगता है कि तस्वीरें परीक्षा हॉल के अंदर से ली गई थी, यानी कोई शख्स सेंटर के अंदर मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर ले जाने में कामयाब रहा। इस घटना के सामने आने के बाद ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस मामले ने देश भर में हो रही तमाम परीक्षाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि MKCG मेडिकल कॉलेज के डीन प्रोफेसर हरिकृष्ण दलाई का कहना है कि शुरुआती जांच में यह मामला पुराने पेपर लीक जैसा नहीं लगता, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर इसी तरह एक के बाद एक पेपर लीक होते रहेंगे तो छात्र इस सिस्टम पर भरोसा कैसे कर पाएंगे। इसे लेकर कांग्रेस ने भी राज्य की एनडीए सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार तक को घेरा है। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया कि एक और पेपर लीक। खबर है कि ओडिशा मेडिकल पीजी परीक्षा का पेपर लीक हो गया। MD या MS कोर्स 2023 से 26 बैच में जनरल सर्जरी थ्योरी परीक्षा थी, जिसके प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो गए। जब एक निजी मेडिकल छात्र तक ये प्रश्न पहुंचे, तब जाकर कॉलेज प्रशासन को पता चला। उससे पहले पूरा सिस्टम सोया हुआ था। एक तरफ नरेंद्र मोदी सिर्फ रीलबाजी में व्यस्त हैं और दूसरी ओर पेपर लीक माफिया डबल इंजन सरकार के सिस्टम में सेंधमारी कर रहे हैं। शर्मनाक। पेपर लीक के इन मामलों ने बीजेपी सरकारों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कब तक युवाओं की मेहनत और उनके भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ होता रहेगा। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इस मामले की जांच में क्या निकलकर सामने आता है और सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। ओडिशा में हुए पेपर लीक की खबरों ने एक बार फिर सियासत में तीखी बहस छेड़ दी है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस्तीफा दे दिया है, जिसे लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार इस वक्त बुरे दौर से गुजर रही है। पार्टी में बगावत हो गई है, एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं और अब बीजेपी को फिर बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे शहजाद पूनावाला ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है और उन्होंने बीजेपी नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में जोरों पर हैं। दरअसल पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना बायो अपडेट कर दिया है और अब उनके अपडेटेड बायो में बीजेपी या राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइफ लॉन्ग फॉलोअर बताया है। बताया जा रहा है कि पूनावाला ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए इस्तीफे की वजह साफ नहीं हो पाई है। अब सवाल है कि क्या शहजाद पूनावाला राजनीति छोड़ रहे हैं और अगर हाँ तो क्यों छोड़ रहे हैं। अभी हाल ही में शहजाद पूनावाला ने एक्स पर अपने पुराने इंटरव्यू के कुछ वीडियो क्लिप शेयर किए। वीडियो में उन्होंने बताया कि वो सक्रिय राजनीति से दूर होने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं लगभग 18-19 सालों से सक्रिय राजनीति में हूँ। मैंने बहुत कम उम्र में शुरुआत की थी और अब उस मुकाम पर पहुंच गया हूं जहां मैं पहुंचना चाहता था। पूनावाला ने आगे बताया कि 2024 के लोकसभा चुनावों में पीएम मोदी के लगातार तीसरी बार कार्यकाल हासिल करने के बाद उन्होंने राजनीति छोड़ने का फैसला किया था। हालांकि बाद में उन्होंने बीजेपी की मदद करने के लिए थोड़ा और वक्त राजनीति में रहने का फैसला किया, लेकिन अब उन्हें लगता है कि सक्रिय राजनीतिक जीवन से आगे बढ़ने का समय आ गया है। शहजाद के इस्तीफे की चर्चा ऐसे वक्त में हो रही है जब पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बना हुआ है। विपक्ष ने हाल ही में दावा किया था कि ये सरकार बहुत जल्द गिर जाएगी। ऐसे में मोदी सरकार में शामिल नेताओं को भी अपने भविष्य को लेकर डर लग रहा है। यही वजह है कि वो पाला बदलते दिखाई दे रही हैं।
शहजाद पूनावाला ने अब बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, जिसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गरमाया हुआ है। तो बंगाल में भी लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। टीएमसी के बैंक खाते को फ्रीज करने का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिस पर सुनवाई होनी है। तो कब होगी ये सुनवाई और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में मचा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ टीएमसी दो धड़ों में बटी हुई है। एक तरफ ममता गुट है तो दूसरी तरफ ऋतपत बनर्जी गुट, जो खुद को असली टीएमसी बता रहा है। इसी बीच टीएमसी के बैंक खाते फ्रीज किए जाने का मामला भी गरमाया हुआ है और अब ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। पार्टी ने ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। दरअसल 20 जुलाई को कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईडी के HDFC बैंक में टीएमसी के 3 खातों को फ्रीज करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अदालत ने धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर रोक लगाने की मांग भी खारिज कर दी थी और अब ये विवाद राज्य का माहौल गर्माता जा रहा है। जैसे आप जानते हैं कि मामले की शुरुआत 18 जून को हुई, जब टीएमसी के बागी विधायक विश्वनाथ दास ने विधाननगर साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि अवैध गतिविधियों, प्रभाव के दुरुपयोग और संदिग्ध वित्तीय लेन देन से जुटाए गए धन का इस्तेमाल HDFC बैंक के 3 खातों के जरिए किया गया। इसके बाद ईडी ने 23 जून को ECIR दर्ज की और 7 जुलाई को टीएमसी के HDFC बैंक के 3 खातों समेत कुल 6 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। ईडी का आरोप है कि धन को दूसरी जगह भेजने की कथित योजना के तहत पार्टी के एक खाते से केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को करीब 133.84 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 3 अगस्त को सुनवाई हो सकती है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। बंगाल में जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा, तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला भी रफ्तार पकड़ता जा रहा है। यहाँ तक कि संसद में भी इस मुद्दे पर चर्चा की मांग हो रही है और अब विपक्ष ने इस विवाद को लेकर एक अनोखा प्रदर्शन किया है। वहीं अब चढ़ावा 8 सदस्यीय निगरानी टीम के हवाले कर दिया गया है। तो क्या है राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ताजा अपडेट, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला जांच के साथ अब और गहराता जा रहा है। अभी तक विपक्ष इस मामले में सवाल उठा रहा था और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहा था, लेकिन अब जब संसद का मानसून सत्र चल रहा है तो विपक्ष ने यह मुद्दा संसद में भी उठाना शुरू कर दिया है। और आज तो संसद के बाहर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी का पूरा सीन ही रिक्रिएट कर दिया। दरअसल पप्पू यादव एक पुजारी का वेश धारण करके संसद भवन के मकर द्वार पहुंचे और फिर दान पेटी के साथ वहां कुछ समय तक बैठे हुए थे। सपा सांसद डिंपल यादव ने पुजारी बने पप्पू यादव के पास दान पेटी रखी। फिर थोड़ी देर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस दान पेटी में कुछ पैसे दान किए। कई अन्य सांसदों ने भी पैसे दान किए। इस दौरान पप्पू यादव ने दान किए हुए पैसे अपनी जेब में डाल लिए। इसके जरिए उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की कि इसी तरह से राम मंदिर के चढ़ावे को चुराया गया था। फिर कई विपक्षी सदस्यों ने चोर चोर और चढ़ावा चोर कहते हुए पप्पू यादव को घेर लिया। तो वहीं सपा ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर पोस्टर जारी कर बीजेपी पर निशाना साधा। सपा ने पोस्टर में लिखा कि चंदा चोरी से चला जिनका घर, अब आरक्षण पर कर रहे हैं प्रश्न। इसके अलावा आपको बता दें, राम भक्तों के चढ़ावे की दान पात्र से लेकर गणना कक्ष तक हर चरण की वीडियोग्राफी की जा रही है। इस नई व्यवस्था की शुरुआत 25 जुलाई से की गई है। पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए 8 सदस्यीय टीम तैनात की गई है, जबकि 360 डिग्री कैमरों और LSR कैमरों से हर गतिविधि रिकॉर्ड की जा रही है। जैसे आप जानते हैं कि इस मामले में नई SIT गठित हो चुकी है और अब चढ़ावा चोरी मामले में जांच ने रफ्तार पकड़ ली है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। MP अजब है, सबसे गजब है। ये बड़ी मजेदार सी लाइन है। ये लाइनें जिसने भी लिखी हैं बड़ी सोच समझ के लिखी होंगी। वहाँ पर अजब अजब घटनाएं होती रहती हैं, फिर भी स्टेज जो है वो बड़ा गजब का है। यहाँ पर एक स्कूल के अंदर बसों की कमी की वजह से क्या किया सरकारी स्कूल ने कि एक दिन लड़कियाँ जाएंगी पढ़ने के लिए तो दूसरे दिन लड़के जाएंगे, एक दिन लड़के जाएंगे तो लड़के आएंगे, फिर एक दिन जो लेसन पढ़ाया जाएगा वही अगले दिन दूसरे को पढ़ाया जाएगा। तो है ना अजब सी बात। अब दूसरी बात, एक बहुत बड़ी एक गजब की घटना ये भी हुई थी कि भोपाल में एक पुल बना
जो पुल एल शेप में बना दिया गया, आखिर में जब वो बन गया तब पता चला कि अरे भाई ये तो एल शेप में बन गया। इतने दिन तक किसी को नहीं पता था कि एल में बनाया जा रहा है, इसकी मंजूरी वगैरह भी। मंत्री जी वहीं के वहीं हैं, अभी पुल भी वहीं के वहीं हैं, मामला कहाँ गया पता नहीं। हो सकता है मामला जांच की फाइलों में आराम फरमा रहा हो। इसी को कहते हैं एमपी अजब है सबसे गजब। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।